बच्चों, पहले वीडियो में मैंने कविता क्या है उस पर आचार्य शुक्ल के जो विचार थे बिंदुवार मैंने आपको समझाए थे। अब हम, क्योंकि उनका निबंध लगभग 40 पेज का है, तो कविता क्या है निबंध का सारांश हम एक दो वीडियो में नहीं समझा सकते हैं, इसलिए आज मैं आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमने पहले वाले वीडियो में शुक्ल जी की काव्य की परिभाषा, कविता की सभ्यता के आवरण, कविता और सृष्टि प्रसार, काव्य और व्यवहार, भाव क्षेत्र का विचार और मनुष्य की उच्च भूमि, भावना और कविता, कविता में कल्पना की स्थिति, इन बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। अब आज हम चर्चा कर रहे हैं कविता में सौंदर्य की स्थिति। शुक्ल जी ये बताना चाहते हैं कि कविता में सौंदर्य किस प्रकार से होना चाहिए। शुक्ल जी का मानना है कि सौंदर्य के दो रूप हैं, कर्म सौंदर्य और आंतरिक सौंदर्य। सौंदर्य का सुंदर वस्तु से पृथक कोई अस्तित्व नहीं। सौंदर्य वस्तुगति होती है, सुंदर वस्तुएं हमें आकर्षित करती है। ये तो आप जानती हो बच्चों, कोई भी चीज़ सुंदर है, सुंदर अगर पुष्प खिला हुआ है तो वो हमें आकर्षित करेगा। खूबसूरत अगर हम बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ देखते हैं तो वो हमें आकर्षित करते हैं। तो सौंदर्य जो है वो वस्तुगत होती है, सामने दिखाई दे रही है वो चीज़ है। और हमारी अंतःसत्ता की यही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। हमारी आँखों को हमने फूल देखा, हमने बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ देखे, हमें सुंदर लगे, लेकिन ये आँखों ने देख लिया, सुंदर किसको लगा? हमारे अंतःकरण को। तो हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न हुई उसको देख करके वो हमारे आंतरिक सौंदर्य को परिभाषित करती है। क्योंकि जिस प्रकार से रूपरेखा या वर्ण विन्यास से किसी की तदाकार परिणति होती है, उसी प्रकार रूपरेखा या वर्ण विन्यास उसके लिए सुंदर होता है। मतलब आप देखोगे रूपरेखा आपको दिखाई दे रही है, उसका आकार दिखाई दे रहा है, तो उसके अनुसार अगर हम उसे तादाद में स्थापित करते हैं, यानी उससे हम तालमेल हमारा स्थापित होता है, तो हम जैसी तुलसी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अगर हमें पहाड़ अच्छे लग रहे हैं, ये हमारी फीलिंग्स है। मुझे जैसे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ में मुझे बहुत सुंदर दिखाई देता है, मैं उसमें कई चीज़ें देखने लगूंगी कि जैसे अरे इसमें सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो ये चमक रहा है, लेकिन हो सकता है सामने वाला भी उसी बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ को देख रहा हो, लेकिन वो केवल उसके आधे पहाड़ को देख रहा हो कि ऊपर से आधा तो बर्फ़ से ढका है, आधा नीचे से पहाड़ दिखाई दे रहा है, हरियाली उसको चारों तरफ दिखाई देगी। तो यानी कहने का तात्पर्य है, शुक्ल जी के कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से रूपरेखा या वर्ण विन्यास होता है सामने वाली वस्तु का, तो हमारी भावनाएं जो हैं उसके अनुसार ही हमारे अंदर उमड़ती हैं। और वही इसी प्रकार की भावना को यदि हम कागज़ पे उतारते हैं, कविता के रूप में लिखते हैं, तो वो उसी प्रकार की बन जाती हैं। शुक्ल जी बताना चाह रहे हैं कि भक्त अपने आराध्य से सौंदर्य की भावना में मग्न होकर अपनी सत्ता को भुला देता है। जैसे कोई भजन कर रहा है, भजन में डूबा हुआ है, खूब जोर जोर से भजन गा रहा है, उसको उसके शारीरिक हाव भाव देखने लायक होते हैं, आंखें बंद हैं, वो झूम रहा है, तो ये क्या है? भक्त जो है अपने भगवान की सौंदर्य को देख करके मग्न हो गया और उसको ये होश ही नहीं है कि मेरे शारीरिक हाव भाव क्या हैं। ये तो भक्त की स्थिति होगी। और बाह्य रंग रूप के अतिरिक्त कर्म और मनोवृत्ति में मार्मिक रूपों की स्थापना करना कविता का एक कार्य है। तो ये तो एक शुक्ल जी ने बताया कि सौंदर्य की भावना किस प्रकार की है, लेकिन हम बाहरी जो कर्म कर रहे हैं, जो भजन गा रहे हैं, तो ये अंदर से हमारी जो भावना उत्पन्न हुई है उसको हम कर्म के रूप में प्रकट कर रहे हैं। तो कविता भी इसी प्रकार से है कि अंदर अंदर जो भी हमारे भाव उमड़ के आ रहे हैं और उसको हम कागज़ पर उतार रहे हैं, कविता के माध्यम से लिख रहे हैं, तो ये भी एक कविता का पुनीत कर्तव्य होता है। अब अगला बिंदु है कविता का उद्देश्य। शुक्ल जी कह रहे हैं कि कुछ लोग कविता का उद्देश्य मनोरंजन मानते हैं, लेकिन शुक्ल जी इस मत से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कविता के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि कविता का अंतिम लक्ष्य संसार के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मानव हृदय का सामंजस्य स्थापित करना होता है। यानी वास्तव में कविता का उद्देश्य गंभीर है। बच्चों,
देखो उसे मनोरंजन जैसे हल्के शब्द द्वारा ना तो समझा जा सकता है और ना ही समझाया जा सकता है, क्योंकि कविता मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वाले के चित्त को बांध लेती है। अगर कविता और मनोरंजन का साधन होती तो वो उसमें चित्त, सुनने वाले का चित्त, पढ़ने वाले का चित्त और मन नहीं बनता, लेकिन उसमें मनोरंजन का साधन नहीं है वो, इसीलिए वो बांध लेती है मनुष्य को। इतना ही नहीं, वो जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता का या विरूपता चित्रित करके हृदय में मर्म स्थलों का स्पर्श करती है। अगर कोई घृणा वाली कविता व्यक्ति पढ़ रहा है या सुन रहा है तो उसके मन में भी घृणा के भाव आएंगे। यदि उसके मन में युद्ध का, अगर कविता पढ़ रहा है तो युद्ध के चित्र उपस्थित होंगे तो शौर्य भावना जागृत होगी। इसीलिए कविता को ये कहा गया है कि कविता जो है रमाने वाली शक्ति को महत्व देती है, और आचार्य जगन्नाथ ने तो इसको रमणीयता को उन्होंने स्वीकार भी किया है। और कविता का जो मुख्य गुण है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो क्या है? सुख और आनंद पहुंचाना उसका अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता है, बल्कि क्या लक्ष्य होता है? कविता का लक्ष्य ये नहीं है कि उसके आनंद ले लिया, नहीं, बल्कि जीवन के मार्मिक तथ्यों का उद्घाटन करती है कविता। जो वास्तव में समाज में अगर कोई घटना घट रही है तो उसको कविता के माध्यम से कवि व्यक्त करता है, तो केवल मनोरंजन की नहीं है, बल्कि वो उस कविता के द्वारा चेतावनी देना चाहता है, उस कविता के द्वारा वो आंदोलन उत्पन्न करना चाहता है, उस कविता के द्वारा वो लोगों की सोच को बदलना चाहता है। आप समझ रहे हो ना कविता का उद्देश्य क्या है? शुक्ल जी ये नहीं मानते बच्चों के मनोरंजन के लिए, नहीं, बल्कि क्या है कि कविता का जो उद्देश्य है वो आनंद पहुंचाना उसका अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि मनुष्य के हृदय में छिपे हुए भावों को जागृत करना और कुछ जागृत करके कुछ प्रेरणा प्रदान करने का ही लक्ष्य कविता का होता है, उसका उद्देश्य यही होता है। शुक्ल जी कहते हैं कि वाल्मीकि और तुलसीदास ने ही नहीं, जयशंकर प्रसाद तक ने कविता का मूल उद्देश्य जीवन के मार्मिक तथ्यों का उद्घाटन माना है। हाँ, रीतिकाल के कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की काम वासना को उत्तेजित करते हुए कविता को सस्ते उद्देश्य से मनोरंजन जोड़ने का प्रयास करते रहे थे। तो इसलिए बच्चों, रीति युग की कविता इतनी सशक्त नहीं मानी जाती है, क्योंकि रीति काल में कवि अपने आश्रयदाता राजाओं को ही खुश करने के लिए कविताएं लिखते थे, और एक एक कविता पर, एक एक दोहे पर उनको अशर्फियाँ मिलती थीं। लेकिन इससे उलट अगर हम तुलसीदास को देखें, भक्ति काल के अन्य कवियों को देखें, चाहे वो मीरा हो, चाहे वो निर्गुणपंथी कबीर हो, रैदास हो, दादू हो, नानक हो, चाहे यहाँ रसखान ले लो, आप मीरा ले लो, कितने ही आप यहाँ भक्ति काल के कवि ले लो, उनकी कविताओं का मूल उद्देश्य क्या है? जीवन के मार्मिक तथ्यों का उन्होंने उद्घाटन माना है। क्योंकि अगर वो मनोरंजन के लिए अगर लिखते, उस युग के राजाओं की चाटुकारिता पर लिखते, तो हम भक्ति काल का स्वर्ण युग नहीं कहते। इसलिए बच्चों, यहाँ पर शुक्ल जी यही कह रहे हैं कि कविता का मूल उद्देश्य जीवन के मार्मिक तथ्यों का उद्घाटन है। उस समय आप देखेंगे कि कबीर ने भी समाज में जितने भी पाखंड हो रहे थे, दिखावा हो रहा था, उन सबका उन्होंने खंडन किया है। हिंदू मुसलमान दोनों को समान रूप से उन्होंने फटकार लगाई है। तो ये क्या है? कविता का उनका उद्देश्य क्या था? मनोरंजन नहीं था, लोग हंसते नहीं थे, मज़े नहीं करते थे, आनंद प्राप्त नहीं करते थे, बल्कि उससे उनको सीख मिलती थी, और वो उन सब दिखावे को, पाखंड को तोड़ने में भी कामयाब रहे हैं। तो कविता का उद्देश्य क्या है? जीवन के मार्मिक तथ्यों का उद्घाटन करना। अगला बिंदु है काव्य में चमत्कारवाद। आचार्य शुक्ल ने चमत्कारवाद के संबंध में अपना स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने चमत्कार का अर्थ उक्ति, कौशल और गंभीर एवं सूक्ष्म निरूपण माना है। चमत्कार से तात्पर्य उक्ति चमत्कार से है, यानी कथन की विशिष्ट शैली को ही उक्ति चमत्कार कहा जाता है। जैसे कोई भी बात आप सीधी सीधी कह रहे हैं, लेकिन सीधी कहने पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका क्या है, अगर आप किसी बात को, अगर आप बहुत भावुक होकर के कह रहे हैं, कोई चित्र प्रस्तुत करके कह रहे हैं, कोई शब्दों के चमत्कार से अगर आप कह रहे हैं, तो पाठक को या श्रोता को उसका असर और अधिक होगा।
शुक्ल जी बता रहे हैं कि चमत्कार का प्रयोग भावुक कभी भी किया करते थे, किंतु किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए ही ऐसा किया जाता था। यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है वह उक्ति कौशल के द्वारा ही पड़ता है। अब उक्ति कौशल कैसा होता है कि किस रूप में हमारे सामने आता है, ये विचारणीय है। यानी इसमें पाठक और जो सहृदय है वो हृदय को जीतने की क्षमता होनी चाहिए। यानी जिस प्रकार से आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति निरूपण से संबंधित जो बातें कही हैं कि एक तो बात होती है कविता में आप सीधे सीधे कह दो बच्चों, है ना, वो सीधी बातें हो गई। लेकिन चमत्कार कैसे हुआ, अगर आप कुछ बात कहना चाह रहे हैं तो आप उसमें कुछ प्रतीक का प्रयोग कर रहे हैं, आप लक्ष्य करने के लिए उसको दूसरे प्रकार से आप उसको व्यक्त करें, मतलब सीधी सीधी बात नहीं कह करके आप बात को घुमा फिरा कर कह रहे हैं, तो वो बात क्या कहलाएगी, उक्ति वैचित्र कहलाएगी। और कविता में अगर ऐसा चमत्कार होता है, यानी उक्ति वैचित्र अगर दिखाई देता है कि बात कही किससे जा रही है और उसको किसको संबोधित करके किस प्रकार घुमाकर कही जा रही है, तो ये जो उक्ति वैचित्र है इससे भी काव्य का गुण बढ़ जाता है और वही कविता भी सफल होती है।